वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिशियल पेपर 3 में हम थोड़े पेपर 3 का शिफ्ट 3 का हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टेक्निकल पार्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन है कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट फ्रॉम अ रिलेशन z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर कर बी है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहले हम डेल z बाई डेल एक्स निकालेंगे और डेल वाई बाई डेल z बाई डेल वाई निकाल के उनमें से चार वो निकाल के चारों में से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है वो देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे डेल z बाई डेल एक्स निकाला तो यहाँ पे जो y वाला टर्म होगा वो कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन 2x। जैसे डेल z बाई डेल y निकाला एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और b तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे हम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऐसी टर्म मिल रही है 2x वाई स्क्वायर बी प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस ए 2y। तो ये इस पूरे टर्म को हम z कह सकते हैं। तो इनको z कह दिया तो हमें ऑप्शन ए मिल गया। तो ऐसे बेसिकली बहुत ही पार्शियल डिफरेंस से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The longest wavelength can be analyzed NaCl sodium interspacing distance between the its principal plane in the first order। तो यहाँ पे हमें longest wavelength पता नहीं है। तो सबसे पहले एक आप पढ़े होंगे कि ब्रेक स्लो क्या है कि इंटरपोलेट डिस्टेंस डी निकालने के लिए होता है ये डी। तो उसका फॉर्मूला है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लेमड़ा। तो यहाँ से लेमड़ा हो जाएगा 2d साइन थीटा अपॉन एन। तो यहाँ पे एन दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर है तो एन इज इक्वल टू 1 होगा। मैक्सिमम के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 90 पे 1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 2 डी। तो अब डी हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया गया है 0.281 नैनोमीटर। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें बेसिकली इजीली आंसर मिल जाता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैन बी एनालाइज 0.562 नैनोमीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। An electron and a proton have some kinetic energy, then the ratio of de Broglie wavelength of a proton and electron respectively। यहाँ पे हमें जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो हमें पता है ये एच इज लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो वहां से हमें जो पी है पी स्क्वायर बाई 2m होता है। अब यहाँ पे हम अब मैं आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाऊं तो पी स्क्वायर बाई 2m तो पी की जगह पी स्क्वायर बाई 2m से हम पी की वैल्यू पुट करें तो ई मीन्स का एनर्जी इंटू 2m तो पी के अंडर में ये आएगा। तो यहाँ से हमें इजीली पता चल रहा है कि जो वेवलेंथ है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो भी रूट में। तो यहाँ पे हम दोनों का इक्वेशन लगाए तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 1838 भारी है। 1838 गुना ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे हम जो वो इक्वेशन लगाए तो अप्रोक्सीमेटली 43 आएगा। तो हम आप ऑप्शन ऑप्शन से भी बता सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता यानी यही ऑप्शन है। तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था। डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पूछा था। बहुत ज्यादा एटीसी में आप तीनों क्वेश्चन देखे बहुत डीप नहीं गए, फॉर्मूला पुटिंग और आपको आंसर हाजिर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास एसोसिएट विथ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है आप मीन से डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं 0.51 MeV। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि आइंस्टाइन का रिलेटिव मास एंड एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद रखना होगा कि 9.1 इंटू 10⁻13 और वेलोसिटी ऑफ सी 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से हम ई निकालेंगे तो ये मास इंटू ये तो ये मिली। अब हमें ये किस में है जूल में तो एम में चाहिए तो हम भाग और गुना करके इजीली ये फॉर्मूला ले सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर वैसे तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसमें डायरेक्टली याद भी रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कोई भी फॉर्म नहीं फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे हम ऐसा भी हम सिंपल मेथड से करें तो एक्स स्क्वेयर को टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ले तो हम सो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन 2x दिया है। तो अब एक्स स्क्वेयर को ना लेके एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को लेके तो यहाँ पे टर्म है ना वो छोटी हो जाएगी। तो चलिए
यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को जेड पुट करते हैं तो 2x dx इज इक्वल टू dz। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन जेड 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 इंटू वन अपॉन जेड इंटू जेड प्लस टू का है, तो ऊपर जेड प्लस टू से गुना और टू से मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला लगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन 12th लेवल का, आप इसकी इतनी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज इक्वल टू आर स्क्वायर फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स पॉइंट थ्रू अ वर्टिकल एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट पॉइंट थ्रू द लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स t इज इक्वल टू, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे t है वो R ट्रांसफॉर्मेशन, लेट टी ए इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस। हम मान लेते हैं कि टी ए है वो y एक्सिस का रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे y जैसे का वैसे रहेगा, x में नेगेटिव हो जाएगा, तो ए एक्स हमें क्या मिलेगा, ए नेगेटिव पुट। अब टीबी है, अब टीबी इज रिफ्लेक्शन अबाउट, तो यहाँ पे भी ये पुट किया, तो हम टी ए का टीबी में फाइंड करें तो y इंटू -6 है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टी ए इंटू टी बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी ऑफ टी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऑप्शन सी में मैच हो रहा है। तो बहुत ही इजी तो क्वेश्चन नहीं, आपको आपने अगर ये पढ़ा हुआ है तो इजीली हो जाएगा, वरना आपको ये पता नहीं चलेगा। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, इफ द इंटरवल of differencing is 1 then the value of del sin 4x। तो हमें ये डेल को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, तो डेल एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ये होगा। तो एच क्या है कि एक इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, तो यहाँ पे हम फाइंड करें तो एफ एक्स प्लस एच यानी 4x+1 माइनस साइन 4x। तो यहाँ पे हमें इजीली पुट करें तो टू कोस ये मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें बिल्कुल टू एस माइनस एस टू सी एस का फॉर्मूला पुट करके बहुत ही इजी तरीके से ये फॉर्मूला ले आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द टू सबसेट आर क्यूब इज गिवन बाय, अब पहले तो ये ग्रुप थियरी का क्वेश्चन है, S1 इज इक्वल टू 1 -1 2 और 3 2 1। अब S2 क्या है, 2 7 3 और -6 21 और 9 10। अब बताना है क्या कि अगर हम मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि S क्या है, V1 V2 Vn, be a set of n vectors and vector space V, S is linearly independent and dimensionally V is n and S is the basis of V. If the dimension of S is less than dimension of V, S cannot basis. But but सॉरी ये मीन्स वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है, ग्रुप थियरी का क्वेश्चन नहीं है। कैन बी एक्सटेंडेड ऑफ द एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन फाइंड करने देखें तो यहाँ पे V1 हमें ये मिलेगा और V2 ये मिलेगा, हम इन दोनों को सोल्व करें तो A और B की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि S21 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और S2 फाइंड करें तो लीनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 0 ए और बी की आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वैल्यू नहीं आई तो लीनियरली डिपेंडेंट, वो डिपेंड कर रहा है ए और बी की वैल्यू पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि S1 कैन बी enlarged but S2 cannot be enlarged to basis for R3। तो ये वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन था, बेसिक से ही क्वेश्चन था, आपने पढ़ा हुआ है तो आपको याद आएगा वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव बाय पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, क्वार्क्स। क्वार्क्स ये आपको याद होना चाहिए, पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम इज द बेस्ट basis of generating and detecting ultrasonic waves. Piezoelectric effect can be exhibited by certain crystal of a lack of center of symmetry। अब piezoelectric डिवाइस क्या होता है, हम प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसमें कौन सा मटेरियल, क्वार्क्स में डाइपोल मोमेंट चेंज होने के साथ वो डाइपोल मोमेंट चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो वो उसका उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही वो, और उस मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और अल्ट्रासोनिक वेव्स, इससे क्वेश्चन एटीसी में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो सबसे पहले तो ये फॉर द डाटा x इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे हमने क्वेश्चन बताया नहीं कि किस मेथड से सोल्व करना है, बट हमें ट्रापेजोइडल से इजीली हो जाएगा कि जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम ट्रापेजोइडल का फॉर्मूला लगाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 इंटू बाकी रिमेनिंग टर्म। तो यहाँ पे हमें वो फॉर्मूला पुट करें तो क्या आएगा, 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो हमारा एफ एक्स हो जाएगा, हम इनको इन पूरा फंक्शन को एफ कर देते हैं तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से उसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ से बस वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुटिंग कर से इजीली हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मिल जाएगा। तो बहुत इजी है, यहाँ आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये थोड़ा टिपिकल मीन्स थोड़ा मैं कहता हूँ ये गलती कराने वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आप जीरो रखेंगे तो ई रेस टू जीरो यानी 1 - 1.0 यानी 0/0 का फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। तो चलिए एक बार आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ये हो गया। क्या होगा, ई रेस टू एक्स अपॉन 3/x। अब जीरो लगाए तो ई रेस टू जीरो यानी 1 यानी इन्फिनिटी, तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। ये आपको गलती करा सकता है, तो जरा ध्यान से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा बिटवीन द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू बीटा। ये बिल्कुल पोलर फॉर्म में हम किसी भी आर्क की लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला ये याद रखना होगा आप, अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आप याद कर सकते हैं फॉर्मूला और यहाँ से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क पोलर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर है तो यहाँ पे ये फंक्शन होगा। तो आप इन दोनों पर फंक्शन को याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया रहा, फोर फॉर द वैल्यू ऑफ बीटा टू स्टिमुलेट। यहाँ पे दो इक्वेशन है, उनके यूनिक सॉल्यूशन कब होगी। अब यूनिक सॉल्यूशन पे हमें जो ये मिला है एक्स के मैट्रिक्स 7 14 2 और 16, ये होगा 7 6 42 -28। तो ये कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि जो बीटा की हर वैल्यू पे ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये मीन मैट्रिक्स में अब एटीसी का एग्जाम का पेपर एनालिसिस कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं इन एक कंसेप्ट पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हूँ, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस सी वाई जेड इन ऊपर dx। तो ये इक्वेशन गया है तो C1 C2 कांस्टेंट है, तो बताइए इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये जो हम इनको लाग्रांजियन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से हम सोल्व कर सकते हैं, तो इनको हम एक के कांस्टेंट मान लेते हैं। अब के कांस्टेंट मान लिया, अब इनका तीनों सेम ही है तो हम तीनों का सम करते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा के। तो ये जो हमारा न्यूमिनेटर में टर्म रहा वो भी जीरो होगा, तो इनको इंटीग्रेटेड करने से हमें इजीली ए बी और सी में एक पोलिनोमियल मिल जाएगी। बस हम आंसर मिल गया, खत्म बात। तो इस ऐसे ही तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पे एक बार यहाँ पे उनका जनरल मीन्स आप जनरल फॉर्म दिया हुआ है, बाकी में आप देखें तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो वो फॉर्म बन ही नहीं रहे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए को करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर इनफाइनाइट सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जन एब्सोल्यूट कन्वर्जन बट कन्वर्ज टू बी ट्रू, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जन इन इनफाइनाइट सीरीज, तो ये हमारा आंसर सही है। तो चलिए हम थोड़ा सेंटेंस को उदाहरण एग्जांपल लेके समझाते हैं। देयर इज नो रिलेशन एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जन सीरीज में भी कन्वर्जन एब्सोल्युटली बट नॉट यूनिफॉर्म, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये आप ये एग्जांपल है वो भी देख सकते हैं, मे और मे नॉट बी। तो यहाँ पे आप इक्वेशन को देख सकते हैं। तो चलिए ये मीन्स ये सिंपल फंडामेंटल से क्वेश्चन था, अगर आप कोई भी एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं। In the dielectric material, polarization vector P and displacement vector D and the electric field vector E related as, तो ये फॉर्मूला ही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
क्या फॉर्मूला है, अब यहाँ फॉर्मूला डिराइव भी करते हैं कि डेरिवेशन वी नो द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक प्लेस, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड ई नोट है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, उसमें पोलराइजेशन हुआ, वो ई होगा। तो यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर पी होगा, वो क्यू इंटू ए इंटू सिग्मा पी होगा। तो यहाँ से हम निकाले डी, यहाँ से हम डी निकाले तो क्यू ई क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई पी क्या होगा सिग्मा बाय ई नॉट। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस ले तो ये मिला, और हम ये इक्वेशन पुट करके डायरेक्ट ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हुआ, बहुत बेसिक से पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट जनरल एंड gradually decrease with distance the slit in Fraser biprism experiment arrangement. The fringe width of interfere obtained by using the monochromatic light source. अब उन्होंने क्या कहा है कि डिक्रीज डिस्टेंस दोनों में करते हैं। अब फ्रिंज विड्थ है, आपको पता ही होगा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, यह फॉर्मूला है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। वो कह रहे हैं कि हम दोनों को डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज टू टू स्लिट यानी डी वाले, ये डी वाले को बढ़ा रहे हैं तो ये ऑब्वियसली घटेगा। तो सिंपल क्वेश्चन, बेसिक से बहुत इजी क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन द बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट एट द पोलराइजेशन एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है, द रिजल्ट रिफ्लेक्टेड एंड बीम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसको ब्रूस्टर लॉ कहा गया है। आप ब्रूस्टर लॉ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होगी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फुल्ली पोलराइज होगी, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पार्शियली पोलराइज होगी, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। और यहाँ पे इनका ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, मीन्स टेन, ये टेन थीटा होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे एयर हो तो म्यू यानी ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो चलिए ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, मैक्सवेल ने ये दिया था। यहाँ हम चाहे मैक्सवेल के चार इक्वेशन पढ़ते हैं इस, तो इसमें तो कोई बेसिक से बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक टंगस्टन एंड स्टील और chromium steel alloy are used for manufacture of paramagnet paramagnet परमानेंट मैग्नेट। तो ये जो मटेरियल है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी हैज द शॉर्ट वेवलेंथ। अब हम पता है कि वेवलेंथ क्या है, h इज इक्वल टू एम बाई बी। तो जिसका यहाँ पे जो वेलो शॉर्ट वेवलेंथ किसको होगी, जिसका मास ज्यादा होगा। मास किस किस का ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है, यस अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए इसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। 2He4 हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। प्रोटॉन दो, इसमें 2He4 यानी दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है अल्फा पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो सीधा रिलेशन ही है, हमने पहले रिलेशन किया था। The de Broglie wavelength associated with electron mass and accelerated potential V1। यहाँ पे EV0, यहाँ पे जो इक्वेशन होगी यहाँ पे E होगा वो EV नॉट होगा, जो यहाँ से आप बेसिक से कर सकते हैं। In the bioprism experiment arrangement, an obstacle angle and two acute angle Fresnel bioprism is respectively। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक ये बड़ा यहाँ ये मान लीजिए कि हाँ, यहाँ पे फ्रेनल बाइप्रिज्म में ये एंगल 179 और ये आधा मीन्स 30 मिनट और 30 मिनट का होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। तो वैल्यू ऑफ साइन 8x cos 4x विल बी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमें सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला लेना होगा। यहाँ पे पाई बाई 2 होगा जब एम आर बड़ी इवन होगा, 1 होगा अदरवाइज। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला पुट करें, एम की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू 4 है, तो सीधा हमें 7 पाई क्या होगा 2, यहाँ से हमें आंसर मिलता है।
बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अल्ट्रासोनिक पल्स इको टेक्निक, द अल्ट्रासोनिक पल्स ट्रैवल विद द वेलोसिटी 5.941 km प्रति second in the steel bar of thickness 22 meter, then the echo time of ultrasonic pulse is nearly। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पे ये पल्स गया वापस आया, तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 टाइम्स ट्रैवल करना है, इसलिए x डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2s। c वो पल्स किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो वो वेलोसिटी c। और t, अब ये सभी वैल्यू को पुट करें और हमारा जो आंसर मिल जाएगा 7.4 माइक्रो सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In Fresnel biprism, arrangement of monochromatic light of a 550 nanometer is used for obtain interference fringe on a skin. When a thin transparent glass sheet of a refractive index 1.52 is introduced in the path of one of interfering beam, 10 interfering fringes are found to be shifted. Then the thickness of the glass sheet is। तो यहाँ पे हमें ग्लास थिकनेस की, हम मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास वो से रखा, तो हमें बोला गया है कि उसकी थिकनेस कितनी होगी। अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला ही है, y इज इक्वल डी बाई डी, म्यू यानी जो ग्लास रख रहे हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी यानी उसकी लेंथ, और जो फ्रैक्शन बाई प्रिज्म है उसके फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, बीटा डी अपॉन डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, हमें सभी वैल्यू दी गई है, तो वैल्यू पुटिंग करके बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये तो कन्वर्जन डाइवर्जेंस के एक कंपैरिजन टेस्ट है, उससे ही थ्योरम में ही है। सपोज x इज इक्वल टू, इसको मीन x एंड y इज इक्वल टू मीन y एंड z इज इक्वल टू मीन z एंड आर सीक्वेंसेस ऑफ अ रियल नंबर सच दैट x, वो x है वो लेस देन y एंड z एंड फॉर ऑल, तो हमें लिमिट x n इज इक्वल टू लिमिट z n है, तो क्या होगा, y भी कन्वर्ज होगा, ये तीनों सेम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर टू सीरीज, यहाँ पे एक सीरीज है और दूसरी भी सीरीज है। अब उसमें ए एन और बी एन की वैल्यू बताइए, तो हमें बताना है कि कन्वर्जन है वो डाइवर्जन है। चलिए बताते हैं। अब एस वन क्या होगा, -1, यहाँ पे -1 टू द पावर n -1 अपॉन 2 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए वो टी यू एन अपॉन, यहाँ पे टी एन लिया है, टी एन अपॉन यू एन प्लस 1 लिया है, तो ये इक्वेशन बढ़ेगा और यहाँ से ये होगा। तो ये हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू है ना वो एक से छोटी होगी। क्यों एक से छोटी होगी वो बता सकते हैं आप कुछ। यहाँ पे जो एन एन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, वो एक से कुछ बड़ा होगा, अब उसका रूट लेंगे, तो हम यहाँ पे लिमिट पुट करें तो इसका आंसर आएगा -1। और दूसरा, ये मीन्स कन्वर्ज हो रही है। अब दूसरी सीरीज की बात करें तो यहाँ पे यू एन टी एन अपॉन टी टी यू एन प्लस टी एन प्लस 1 पुट करें, तो यहाँ भी 1 लिमिट फाइंड करें तो वो -1 से कम हो रही है, यानी वो कन्वर्जिंग नेचर है। तो यहाँ पे आंसर से आएगा कि बहुत कन्वर्जन है। The solution of differential equation un plus 1 and 2 un cos theta plus un minus 1 theta will be। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम उन्होंने यहाँ पे हम जो हमारा जो इक्वेशन है एफ ऑफ ई है यू एन माइनस वन को एफ एन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें ई एन क्या मिलेगा, स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ई कोस थीटा प्लस 1। और तो हमें ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अल्फा बीटा वही मिलेगा। तो ये पूरी ये इक्वेशन सोल्व करने का तरीका है, और वो यहाँ से आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On a paramagnetic material in a magnetic field, the magnetic flux density in that material are likely to increase. Paramagnetic substances are those developed by feeble magnetization in the direction of magnetization of field. Such substances feebly attracted by magnetic tend to move weaker, stronger and magnetic field। तो यहाँ से आप
एक डायमैग्नेटिक उसकी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू मेमोरी कोर कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर है फेराइट कोर मेमोरी, फेराइट मटेरियल को यूज किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A monochromatic light beam is incident on a set of two polarized. A polarized A और B है वो एनालाइजर है। Then the analyzer B adjusts such get maximum transmitted intensity in order to block the monochromatic light completely with the help of Polaroid. The angle between the transmitted axis will be, तो यहाँ पे दूसरा एनालाइजर वो 19 पे हो जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल है, ये मालस लो आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर था, बहुत इजी क्वेश्चन। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम जनरल जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें तो इससे पहले हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो ऑक्सिलरी स्टिमुलेटेड इक्वेशन है, तो इसका क्या होगा, हम एक्स वाले टर्म dx अपॉन छोटा में वो dy अपॉन छोटा dz अपन छोटा में वो एक साथ लिए, और हम इसको एक सेपरेट इक्वेशन करो और इसको एक सेपरेट इक्वेशन करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो जनरल सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो ये सिंपल इज इक्वेशन। द एक्सरे कैन बी डिटेक्टेड डिफ्लेक्टेड बाय, एक्सरे किससे डिफ्लेक्ट होते हैं, एक्सरे किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होते, किसी फील्ड से। तो चलिए थोड़ा एक्सरे के बारे में फाइंड कर लेते हैं। एक्सरे किसने शोधा, रोंजन। एक्स रे मींस यहाँ से आर है तो रोंजन को याद करके आप शॉर्ट ट्रिक दे सकते हैं कि एक्सरे रोंजन ने फाइंड किया। तो वो मींस एक्सरे है और डज नॉट कैरिंग एनी चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयरफॉर वी कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड एनी एक्सटर्नल फील्ड लाइक इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे मैंने कहा वैसे बताया कि डब्ल्यू सी रोंजन ने 1895 पे नोबेल प्राइज, तभी नोबेल प्राइज मिला था 1901 में, उसके नाम पर एक्सरे दिया गया। इस एक्स यानी हम नहीं जानते क्या है, अननोन, हम नहीं लेते इसलिए उनका नाम एक्सरे दिया गया था। अब ग्रेविटी है वो न्यूटन ने फाइंड की थी, रेडियो एक्टिविटी उसका यूनिट की बेकर वैल्यू यूज करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक रेडिएशन है वो रिटर ने फाइंड किया। तो आप ये सब याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो इक्वेशन है हमें बताना है कि ये कैसे क्लासिफाई हुआ। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, चलिए हम इसकी थोड़ी थियरी पढ़ते हैं। ये इक्वेशन, अब इक्वेशन कोई दिया जाए कि यहाँ पे किसी किसी फंक्शन का z फंक्शन दिया है, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ से लोअर ऑर्डर टर्म, तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो कैसा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है। तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर ऑफ फोर ए सी वो कैसा मिल रहा है कि वो जीरो से बड़ा मिल रहा है। तो ये क्या हो गया फंक्शन, कि वो फंक्शन हाइपरबोलिक हो। आप इसमें इस पूरी थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, मैं उसके ऐसे क्वेश्चन की पूरी थ्योरी भी बताऊंगा कि किस वैल्यू पे ये हाइपरबोलिक होता है और किस वैल्यू पे ये हाइपरबोलिक नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। The sum of eigenvalue is 29, the possible value of k। तो यहाँ पे डायगोनल का सम होगा वो भी आइगन वैल्यू का सम होगा। तो आइगन वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 29। तो यहाँ से के की क्या मिलेगा, प्लस और माइनस टू। बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो द यूनियन आर्बिट्ररी कनेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज ओपन सेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी कंटेंट ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे जो एक्स है और वाई है, तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ हम कन्वर्ज और डाइवर्ज बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यह एक्स क्या होगी, -1 टू द पावर n। तो हम इन्फिनिटी को टेंड कराए तो ये कभी जीरो को टेंड नहीं होगी, यानी एक्स डाइवर्ज है।
तो यहाँ पे हम इसका फाइंड करें कि वाई एन ओड है तब एन टर्म है और 1 अपॉन है तब E1 है। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी को टेंड कराए तब भी वो एन को इन्फिनिटी को टेंड कराए तब भी जो वाई है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी बोथ आर डाइवर्जेंस। A magnetic material has a magnetization of 250 and perceived flux density कुछ है, then the relative permeability of material is relative permittivity क्या होगी। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू एच। अब रिलेटिव पर ये फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू आई प्लस एच। वहां से आई प्लस एच सभी की वैल्यू हमें ज्ञात है तो हमें जेड मिल जाएगा। अब वहां से हमें पी, हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहते हैं। हम म्यू नोट की वैल्यू हमें याद है तो हम म्यू की वैल्यू हम यहाँ से ले ली और तो म्यू आर का हम कोई एक यूनिट पूछे तो वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। इफ द टू फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं तो क्या होगा। तो चलिए इस फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो बोथ फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन रियल लाइफ। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कैसे, अब हम फॉर पॉजिटिव नंबर के लिए ये x होगा, y2 भी x होगा। अब y2 माइनस y1 वो 0 होगा। तो यहाँ पे y1 जो c1 और c2 क्या मिलेंगे, 1 और -1, यानी कि वो नॉन जीरो है। नेगेटिव वैल्यू में c1 और c2 क्या मिलेंगे, 1 1 होंगे। तो क्या होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत 0 0 नहीं आए। यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू 0 0 आती तो हम कह सकते कि वो इंडिपेंडेंट है, पर वो डिपेंडेंट है यहाँ पे। Circular patches are often observed on the ground when sunlight through the space between the leaf of a tree arrives of optical phenomena। इसको डिफ्रेक्शन, बेसिकली डिफ्रेक्शन का फॉर्मूला ये है कि इसमें तो कोई when sunlight passes through a space between the leaves porous it bend to around the corner of the spaces। तो ये डिफ्रेक्शन जिसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ट्रू, तो यहाँ पे चार क्वांटिटी है तो इसमें से फर्स्ट क्वांटिटी ट्रू है। तो बिल्कुल इजी सवाल, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जाम के में हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स एसोसिएट विद वेव पैकेजेस का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिस्पर्जन मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज, यहाँ पे जो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी कि, तो इन अ डिस्पर्जन मीडियम ग्रुप वेलोसिटी इज, डिस्पर्जन मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, वो लेस देन द फेज वेलोसिटी ओनली। तो यहाँ पे आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्पर्जन मीडियम में जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वही वो कम होगी फेज वेलोसिटी से। और यहाँ पे हम नॉन डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो वीजी और वीपी दोनों सेम होगा। ये आप एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और टाइम लिमिट है, इसलिए हम हर क्वेश्चन को इजीली हम अंडरस्टैंड नहीं करा सकते, ये लिमिटेशन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे तो सब सी एफ की फाइंड करना है, तो ये इनके सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए कि एम स्क्वायर माइनस 4x+2। तो यहाँ पे हम जी नहीं, ये कोची इक्वेशन है जी, कोची इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू ई रेस टू टी फाइंड करेंगे और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करने से हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी उसके रूट -1 और 2 मिलेंगे। तो यही रूट हो गए, तो यही रूट हमारा सॉल्यूशन है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बात बतानी, कन्वर्जन डाइवर्जन भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप कर लीजिए टॉपिक कन्वर्जन डाइवर्जन। द इंटरनल ऑफ कन्वर्जन सीरीज इज, यहाँ पे क्या होगा कन्वर्जन सीरीज। तो यहाँ पे हम कौन से टेस्ट लगाए, ये टेस्ट लगाए कि द रेशियो टेस्ट इज गिवन। तो यहाँ पे हम इवेल्युएटिंग करके ये आंसर कितना आ जाएगा, 8/9 और 10/9। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, द श्रोडिंगर इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू ई आई। हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द रिजोल्विंग पावर ऑफ अ प्लेन ट्रांसमीटर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग विल बी इंक्रीज। तो अब डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की डिफ्रेक्शन कब इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या है, लेमडा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। तो यहाँ पे तो बोथ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एंड टोटल नंबर ऑफ स्पिन दोनों पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने फॉर्मूले में देखा उसी तरह। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जनरल सॉल्यूशन के हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो
कुछ नहीं, बस आप रीअरेंज कर लीजिए इस इक्वेशन को और इंटीग्रेशन कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल से इजीली हो जाएगा, ये उसके सॉल्यूशन आ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड? कौन सी वेव अकोस्टिकल वेव होती है वो पोलराइज नहीं होती। एक रेडियो वेव, एक्सरे वेव एंड लाइट वेव कैन polarize, but acoustical wave cannot polarize because it not propagated through a vacuum. That's why he cannot be polarized. It cannot be polarized. Which of the statement है? यहाँ तो सिर्फ फॉर्मूला है, सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे सी आंसर सही होगा। यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन है, साइन यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो यहाँ पे हम इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फाइंड करें तो 5/2 होगा। आप कुछ ऑप्शन ना देखे, 5/2 यही है, तो आंसर ऐसे ही होगा। अभी यहाँ पे हम ठीक से सोल्व करें तो क्या होगा, एक्स ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना यूलर थ्योरम कहलाते हैं। तो यूलर्स थ्योरम फॉर नॉन होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ पे बात करूँ तो जो यू है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है यहाँ पे, बट यू है, तो उनको मीन्स यहाँ बट उसके अंदर ये फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पे ये एन, यहाँ पे 5/2 और यू का यहाँ पे साइन यू अपॉन इसका डेफिनेशन कोस यू, तो टेन इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन रिंग ऑब्जर्वेशन ऑप्टिकल इंटरफेरेंस सेटअप आर लोकाई ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस ओनली। तो ये तो अपन न्यूटन रिंग्स का एक कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम मेथड, तो यहाँ से इनके अप्लाई गोस जैकोबी मेथड लर्न टाइम एक्स इक्वल टू विल बी। तो यहाँ से हमें गोस जैकोबी मेथड है वो हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम गोस जैकोबी मेथड को जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुटिंग करके डायरेक्ट इजीली आंसर आएंगे। यहाँ पे आप गोस जैकोबी मेथड प्लीज देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following color of monochromatic light the fringe width of an interference free fringe pattern observed the panel by prism experiment will be maximum? Red। रेड की मैक्सिमम होगी क्यू, क्यू मैक्सिमम होगी भाई क्यू। यहाँ पे हमें पता है कि विजिबल में रेड की वेवलेंथ विग्योर, अब वी से स्टार्ट होता है तो हमारी जो स्पेक्ट्रम में यहाँ से वी जी आर, तो आर 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 की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो। ये बात है कि ये हो ना वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से उल्टा हो जाएगा, वो बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। N moves with a 0.86 toward a stationary source of air. The speed of light would be apparent to observer। तो यहाँ पे हम डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपल वैल्यू पुटिंग करके हम आंसर मिल जाएगा यहाँ पे से। आप ये मीन्स ये फल्ला बल्ला फस्सा बस्सा ऐसे फॉर्मूला है, तो ये मीन्स आप पूरी थियरी भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A tube of length 10 contains sugar content rotated with a plane of polarization by 11. The bispecific rotation by sugar 60. The strength of a sugar solution is, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8 cc। तो S इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन LC। तो ये फॉर्मूला है हमारा, उस फॉर्मूले से हम वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत कम क्वेश्चन देखा है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव फ्रीक्वेंसी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव फ्रीक्वेंसी 20 20 हर्ट्ज से कम है वो इंफ्रारेड, 200 20 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है वो अल्ट्रासोनिक, और बीच में है वो ऑडिबल रेंज। हो गया खत्म। यहाँ पे ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे ये रहा, ये देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। यहाँ पे यहाँ जो बेड्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं, जो इंफ्रारेड वो एलिफेंट सुन सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड है वो बताना है कि वो कैसा है। तो यहाँ पे हम फाइंड करें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। तो चलिए यहाँ पे आप फंक्शन को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन जीरो नहीं होगा, यानी कि वो x इज इक्वल टू जीरो आगे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मीन्स ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे ये तो टेक्निकल पार्ट है, और आगे जो जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के जो पेपर्स है एटीसी और एओ में जो
हमारे पास 2018 के 3 पेपर है, 2016 के 2 और 2015 के 2। तो ऐसे आप पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।